अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ उस्मान और इस वक्त आपके सामने फाइनेंशियल मैनेजमेंट 623 की असाइनमेंट नंबर 1 मौजूद है। सबसे पहले हम लोग असाइनमेंट को रीड आउट कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसके सोल्यूशन के बारे में बताता हूँ। अच्छा देखें, ये असाइनमेंट नंबर 1 है, 20 मार्क्स की है, तो प्लीज़ आप लोग कोशिश करें कि इसको जितना अच्छे से अच्छा सॉल्व कर सकते हैं उतना अच्छा सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि मिस्टर अनीस एक बंदा है जो कि फ़ेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एम्प्लॉई है और उसको एक ऑफिशियल टास्क के सिलसिले में 2018 के अंदर मलेशिया भेजा गया है। ही हैज़ रिटर्न टू पाकिस्तान ऑन मार्च 2020 एंड रिमेन इन पाकिस्तान फॉर द पीरियड ऑफ 7 मंथ्स। अच्छा जी, फिर हुआ क्या कि मार्च 2020 के अंदर वो पाकिस्तान वापस आ गया और पाकिस्तान के अंदर 7 मंथ्स के लिए उसका स्टे था। For the tax year 2020, following are the details of his incomes and other particulars. और अब आपको उसके बारे में फर्दर डिटेल दी गई है। सबसे पहले आपको मंथली बेसिक सैलरी गिवन है 1 लाख की। बोनस, ओवर टाइम पेमेंट, फर्निश्ड अकोमोडेशन है, यूटिलिटीज़ पेड बाय एम्प्लॉयर, मेडिकल अलाउंस है, एडिशनल अलाउंस, कन्वेंस उसको दी गई है। देखें, कन्वेंस को रिकॉर्ड करने से पहले ना आपने देखना है कि कन्वेंस का यूज़ पर्सनल है या फिर पर्सनल एंड प्राइवेट दोनों हैं। तो इस चीज़ को प्लीज़ आपने जहन में रखना है, क्योंकि परसेंटेज चेंज हो जाती है। अगर पर्सनल यूज़ हो तो 10% की आपने जो रिकॉर्डिंग करनी है, कैलकुलेशन करनी है, और अगर पर्सनल के साथ साथ प्राइवेट यूज़ भी हो तो फिर आपने 5% की कैलकुलेशन करनी है। इसके बाद इंटरेस्ट फ्री लोन टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने जनाब अपने एम्प्लॉय को इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसकी क्या कैलकुलेशन होने जा रही है ये भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और लास्ट में ज़कात पेड है। 3 रिक्वायरमेंट्स गिवन है आपको। रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड करना है आपने कि मिस्टर अनीस का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। दूसरे नंबर के ऊपर इसकी टैक्सेबल इनकम है और तीसरे नंबर के ऊपर आपने टैक्स लाइबिलिटी फाइंड करनी है कि आखिर मिस्टर अनीस को साल 2020 के अंदर कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। बेसिकली इस असाइनमेंट के 3 हिस्से हैं। आप देख रहे हैं कि तीनों पार्ट्स के डिफरेंट मार्क्स हैं। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है डिफरेंट मार्क्स के अंदर। रेजिडेंशियल स्टेटस सिर्फ बताना है कि क्या वो रेजिडेंट है या नहीं है, तो सिर्फ इतना बताना है कि आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं। टैक्सेबल इनकम फाइंड करना है कि आपको 12 मार्क्स मिल सकते हैं। एंड लास्ट में आपने बताना है कि उसकी टैक्सेबल इनकम पे उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, और इसकी वर्किंग आपको शो करनी पड़ेगी। ये 5 मार्क्स की है। तो आई होप सो कि आपको असाइनमेंट की समझ आ चुकी है। जो क्वेश्चन आपसे रिक्वायर्ड किया गया वो आपको समझ आ गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, आपके सामने सोल्यूशन गिवन है। मैं इसका साइज़ ज़रा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से नज़र आ सके। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने मिस्टर अनीस का रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो बताना था कि इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो अगर तो आपने टैक्सेशन मैनेजमेंट को फॉलो किया है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर, तो आपको पता होगा कि अगर एक बंदा फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है और उसको बाहर किसी मुल्क में अपॉइंट किया गया है, तो इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं कि वो बंदा फिर रेजिडेंट पर्सन है। तो आप लोगों ने वो क्राइटेरिया अपने माइंड में नहीं लाना कि जैसे बाकी जो लोग होते हैं उनको 183 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा का स्टे पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। लेकिन चूँकि मिस्टर अनीस जो है वो एक फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, ठीक है, उसको फेडरल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ है किसी दूसरे मुल्क के अंदर, तो आप लोगों ने थोड़ी सी डिटेल लिख के लास्ट में लिख देना है कि क्योंकि मिस्टर अनीस फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, इसलिए डेफिनेटली वो एक रेजिडेंट पर्सन है। सेक्शन ऊपर लिखना मत भूलिएगा। सेक्शन 81 से 84 के अंदर ये बात बताई गई है। आप लोग इनकम टैक्स की बुक में इसका रेफरेंस भी देख सकते हैं। सो अगर आप इतनी सी डिटेल लिख देंगे तो इंशाल्लाह आई होप सो कि आपको 3 मार्क्स जो हैं तो ज़रूर ही मिलेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं रिक्वायरमेंट बी, जो कि काफ़ी टफ़ है और सारी असाइनमेंट बेस कर रही है आपकी टैक्सेबल इनकम फाइंड करने पे। सो टैक्सेबल इनकम की आप हेडिंग दे के फिर आपने मेन जो है वो
कुछ इसकी हेडिंग्स दे देनी है। सबसे पहले आपने टैक्स पेयर का नाम लिखना है, टैक्स ईयर आपको असाइनमेंट में 2020 गिवन है, आप जैसे आप देख सकते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस आप ऊपर पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया है कि रेजिडेंस जो है वो रेजिडेंशियल स्टेटस इस बंदे का रेजिडेंट है। NTN नंबर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी रख सकते हैं। और लास्ट में आपने हेडिंग देनी है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पेएबल। इसके बाद आपने एक टेबल जो है वो बनाना है जिसके 4 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में आपने पर्टिकुलर्स, दूसरे कॉलम में आपने टोटल इनकम, फिर एग्जाम्प्ट इनकम एंड लास्ट में टैक्सेबल इनकम फाइंड करनी है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपको मंथली बेसिक सैलरी गिवन है। चूँकि ये मंथली सैलरी है तो फिर आपको पता है साल के अंदर 12 मंथ्स होते हैं, तो आपने मंथली सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई करके 12 लाख बना के टोटल अमाउंट बाहर लिख देनी है। इसके बाद आपको दूसरे नंबर पे बोनस गिवन है 60,000। बोनस फुली टैक्सेबल है, आपने इसकी अमाउंट को ऐड करना है। ओवर टाइम पेमेंट फुली टैक्सेबल है, आपने इसकी अमाउंट को ऐड करना है। अच्छा जी, नंबर 4 के ऊपर आ रही है फर्निश्ड एकोमोडेशन। देखिए जी, एक परक्विजिट है जो कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। एकोमोडेशन की ट्रीटमेंट अगर आपने लेक्चर्स को फॉलो किया हो तो आपको पता होगा कि 45% ऑफ बेसिक सैलरी या फिर जितने की एकोमोडेशन फैसिलिटी आपको दी गई है, दोनों अमाउंट्स का आप कंपैरिजन करें और दोनों अमाउंट्स में से जो अमाउंट ज़्यादा हो वो अमाउंट आपने आउटर कॉलम में लिख लेनी है, जैसा कि आपको 5,40,000 लिखी हुई नज़र आ रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अमाउंट 1,50,000 थी, लेकिन हमने टैक्सेबल इनकम में उसको क्यों शामिल नहीं किया, क्योंकि 45% ऑफ बेसिक सैलरी चूँकि 5,40,000 बन रही है, जो कि 1,50,000 से ज़्यादा है। सो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के रूल्स के मुताबिक हम लोगों ने हायर अमाउंट लेनी है जो कि 5,40,000 है, और आपने इसको आउटर कॉलम में लिख लेना। और याद रखिएगा कि आपने इसका नोट जो है वो ज़रूर लिखना है आगे, और नीचे उस नोट की डिटेल लिखनी है कि आखिर ये मैक्सिमम अमाउंट जो है वो आपने कैसे ली है, जो हायर अमाउंट है वो क्या ली है, उसके पीछे इसकी लॉजिक क्या है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें आपने मेंशन करनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट पे आपको गिवन नज़र आ रहा है यूटिलिटीज़ पेड बाय एम्प्लॉयर। सो अगेन इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है कि 2006 से, ठीक है, 2006 से पहले तक यूटिलिटीज़ टैक्सेबल नहीं हुआ करती थी, लेकिन थोड़ी अमेंडमेंट की गई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर, और 2006 के बाद से जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं जो कि एम्प्लॉयर पे करता है अपने एम्प्लॉई को, वो फुली टैक्सेबल हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 60,000 रुपीज़ आउटर कॉलम में गिवन है, इसका मतलब है फुली टैक्सेबल है, ये अमाउंट ऐड होगी। इसके बाद आपको मेडिकल अलाउंस गिवन नज़र आ रहे हैं। मेडिकल अलाउंस 6 लाख के गिवन थे, और रूल्स के मुताबिक आप जानते हैं कि 10% ऑफ बेसिक सैलरी ये एग्जेम्प्ट होते हैं मेडिकल अलाउंसेस। तो आप इसकी वर्किंग करके देख लें कि 10% ऑफ बेसिक सैलरी 1,20,000 बन रही है। टोटल मेडिकल एक्सपेंसेस थे 6 लाख के, आपने इसमें से 1,20,000 को लेस करके बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उसको आपने आउटर कॉलम में लिख लेना। एडिशनल अलाउंस पेड बाय द एम्प्लॉयर, सिंपल से वर्किंग है क्योंकि एम्प्लॉयर ने पे किए हैं, ये फुली टैक्सेबल हैं, 50,000 आपने आउटर कॉलम में लिख दिए। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ आ रही है कन्वेंस प्रोवाइडेड फॉर पर्सनल यूज़। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पर्सनल यूज़ है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पर्सनल यूज़ के ऊपर 10% ऑफ बेसिक सैलरी की आपने वर्किंग करनी है, और जो भी अमाउंट आएगी आपने आउटर कॉलम में लिख लेनी है। अच्छा जी, क्वेश्चन रेज होता है कि आखिर ये 10% लेना किसका है। कुछ मेरे फ्रेंड्स इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है, तो मैं उनको बताता चलूँ कि ये जो 10% की आपने अमाउंट लेनी है, ये उस व्हीकल की अमाउंट लेनी है जो कि आपको नंबर 8 में गिवन नज़र आ रही है कि जो गाड़ी थी उसकी प्राइस है 11,50,000। तो आपने 11,50,000 का 10% लेके आउटर कॉलम में लिखना है। अब हमने 10% क्यों लिया, क्योंकि ये 10% आपका पर्सनल यूज़ था, ठीक है, ये पर्सनल यूज़ था, इसलिए हम लोगों ने इसको आउटर कॉलम में लिख लिया। इसके बाद आपको इंटरेस्ट फ्री लोन गिवन नज़र आ रहा है, तो ये रूल्स के अगेंस्ट है कि आप इंटरेस्ट फ्री लोन दें अपने एम्प्लॉय को। एक बेंचमार्क रेट सेट हो चुका था 2006 के अंदर, और हर साल उस इंटरेस्ट के अंदर 1% का इजाफा हो रहा है। आज 2020 के अंदर वो इंटरेस्ट रेट 22% हो चुका है। आप लोगों ने करना क्या है कि जितना भी लोन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, आपने उसको 22% लेके उसको टैक्सेबल बना देना।
सो सब टोटल आपका एक अमाउंट आ चुकी है। जब आपने ऊपर वाली सारी अमाउंट्स को ऐड करके सब टोटल लेके आ चुके हैं आप लोग 29,75,000 का। लास्ट पे इसमें से आपने ज़कात को डिडक्ट करना है, क्योंकि ज़कात एक डिडक्टेबल अलाउंस है 1 लाख की। तो टोटल टैक्सेबल इनकम आपके पास आ जाएगी 28,75,000 की। तो इसके साथ ही रिक्वायरमेंट नंबर 2 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप सो कि आपको समझ भी आ चुकी होगी। इसके बाद हम लोग चलते हैं रिक्वायरमेंट नंबर C, जो कि टैक्स लाइबिलिटी फाइंड करने की। इसके लिए आपको स्लैब्स में जाना होगा और मैं आपको डिटेल थोड़ी सी बता देता हूँ। आप लोगों ने करना ऐसे है कि डिफरेंट स्लैब्स आपको गिवन होते हैं, जिनसे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने परसेंट की वर्किंग करनी है। तो जैसा कि आप देख लेंगे, मैंने आपके सामने हैंड आउट्स ओपन कर ली हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि स्लैब्स में से परसेंटेज कैसे फाइंड करनी है आपने। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये एक टेबल आपके सामने गिवन है। फ़र्ज़ करें हम इस टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस टेबल के मुताबिक आप जैसे देख सकते हैं कि अगर आपकी इनकम 4 लाख से तो ज़्यादा हो रही है, लेकिन 4,50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपकी इनकम 4 लाख से 4.5 लाख के दरमियान है तो आपने 2.5% की वर्किंग कर देनी है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी जो है वो टैक्सेबल इनकम 28,75,000 की है। तो हम लोगों ने यहाँ से देखना ये है कि 28,75,000, जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्लैब नंबर 17 के अंदर फॉल कर रहा है और इस पर आपने 17.50 की वर्किंग कर देनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 17.50 की वर्किंग आपके सामने शो हो रही है। तो आपने जब 17.5% लिया 28,75,000 का, तो ये 5,03,125। सो इसके बाद लास्ट में जितने भी नोट्स थे वो आप लोगों ने उनकी डिटेल्स लिखनी है कि जो एकोमोडेशन से रिलेटेड, यूटिलिटी से रिलेटेड, इसके अलावा व्हीकल से रिलेटेड जो आपने 10% की वर्किंग की थी, मेडिकल अलाउंसेस लिए थे, और इसके अलावा जो आपने इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया था एम्प्लॉयर ने, इसके पीछे क्या लॉजिक थी, वो सारी डिटेल्स आपने यहाँ पे बता देनी है। तो इसके साथ ही असाइनमेंट जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सो आई होप सो कि आपको इस असाइनमेंट समझ आ गई होगी। अगर इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, आप किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाएं एंड वहाँ पे आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।